तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन के साथ में उसकी इक्वेशंस के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और फिर से हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो मैंने एक मोटिवेशनल कोट के साथ में आपसे के साथ शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखने लग जाते हैं। और ये बताते हुए फिर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हुए मैंने कुछ उसके उदाहरण दिए। उदाहरण देने के बाद में मैंने आपको रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था और उसे बैलेंस के संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी मैंने आपके लिए चर्चा की थी। और अभिकारक और उत्पाद के बीच से बात करते हुए हम बढ़ गए थे आगे की तरफ और आज हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में यहाँ से चर्चा करेंगे और ये इस पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उन्हें किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ हमें बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया हैं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। ओके, वो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिनमें हम एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया करके नए पदार्थ को बना सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं वो आपस में मिलकर नया उत्पाद बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया ही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब यहाँ पर दो, ठीक है, या तो दो पदार्थ हों या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मिलकर एक उत्पाद बनाए, कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाए, कोई सिंगल प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट अगर बना देता है तो वह होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें यहाँ उदाहरण दिया हुआ है मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम जो धातु है उसकी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जलाने पर वह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है, MgO देती है। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रोडक्ट की संख्या देखो, रिएक्टेंट की अगर संख्या देखो तो यहाँ दो है। ठीक है, पहला ये है और दूसरा है ये, और ये मिलकर बना रहे हैं कोई एक सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। यहाँ मैं लिख दूँ तो लिख सकता हूँ क्या कि ये बना रहे हैं एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ये। तो ये होगी आपकी क्या? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी अभिक्रिया क्या है। तो दूसरी अभिक्रिया है आपकी अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ है, जब कोई अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। ठीक है, जब कोई यौगिक सिंगल रिएक्टेंट हो, ठीक है ना, एकल अभिकारक या फिर हो सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है ना, सिंगल रिएक्टेंट, और वह टूटकर, ठीक है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएं,
तो वहाँ हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें, किसकी, फेरस सल्फेट की, FeSO4 की, तो FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं, तीर के निशान के ऊपर हमने लिखा है गर्म करने पर, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड और SO2, ठीक है, दो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, दो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी को हम कहेंगे क्या, अपघटन अभिक्रिया, जहाँ पर कोई एक जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूट गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी अभिक्रिया की ओर। तो तीसरी अभिक्रिया है आपकी एकल विस्थापन अभिक्रिया, या फिर हम आसान भाषा में कहें तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हम बोला है कि जब अधिक सक्रिय तत्व, ठीक है, एक जो इसमें तत्व होगा वो अधिक सक्रिय होगा, किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा, उसे हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये तो नॉर्मली सभी के साथ होता है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को कहीं ना कहीं दबा देता है, मतलब उसे हटा देता है, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि उदाहरण में जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का जो घोल है, CuSO4 का घोल है, और इसमें आयरन की कील को अगर डुबोया जा रहा है तो जो अधिक क्रियाशील है वह कम क्रियाशील को डिस्प्लेस कर देगा। मींस जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो घोल है वो FeSO4 का बन जाएगा और Cu उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा ताकतवर था, जो सक्रियता, जिसकी सक्रियता अधिक थी, जिसकी क्रियात्मकता अधिक थी, उसने क्या किया, अपने से कमज़ोर वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, दूसरे स्थान पर भेज दिया और अपने आप को उसके स्थान पर लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है हमारा क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक आपको सूत्र भी दिया हुआ है कि Fe + CuSO4 बनाते हैं FeSO4 + Cu। मीन्स क्या हुआ कि अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को डिस्प्लेस कर दिया, तो Cu की जगह पे Fe आ गया और Cu जो है वो सॉल्यूशन से अलग हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से जो तत्व हैं वो आते हैं और किस तरीके से उन्हें लगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब दो यौगिकों के आयन आपस में अदल बदल कर दो नए यौगिक बनाते हैं, ठीक है। जब दो यौगिकों के आयन हैं, जब दो यौगिकों के आयन अदल बदल कर दो नए यौगिक बनाते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और बेरिलियम क्लोराइड है BaCl2, ठीक है। अब क्या होगा कि Ba तो यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा SO4 के पास और Na2 यहाँ चला जाएगा Cl2 के पास, तो आपके साथ बनेगा बेरिलियम सल्फेट मीन्स BaSO4 और सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। यह सूत्र भी दिया हुआ है क्या कि Na2SO4 + BaCl2 बेरियम क्लोराइड बनाते हैं बेरिलियम सल्फेट BaSO4 और बनाएंगे 2NaCl, ठीक है, जो कि नमक होगा। तो इस तरीके से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी देख सकते हैं। अब एक बार सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जहाँ दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया कि Mg + O2, तीर का निशान MgO, ठीक है। अब यहाँ है अपघटन अभिक्रिया, जहाँ पर एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। और यहाँ है एकल विस्थापन, जहाँ पर जो ज़्यादा ताकतवर है वो
कम ताकतवर को हटा देता है और अपने आप को उसके स्थान पर लगा लेता है, तो उसे हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जहाँ पर अधिक सक्रिय जो तत्व होगा वो कम सक्रिय तत्वों को हटा देता है उसके स्थान से। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के जो आयन हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को विनिमित कर देते हैं और आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे देखिए, पांचवी अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें बोला गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बोला गया कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जब कोई अम्ल हो और क्षार हो, ठीक है ना, कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्या हो, अम्ल और क्षार, ठीक है भाई, आप देख रहे हो अम्ल और क्षार एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार क्या बनाएंगे, लवण और जल, क्या बना देंगे, लवण और जल बना देंगे। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे इसे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला उदाहरण में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaCl है। ये एक अम्ल है, ये एक एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिड, और ये है एक क्षार जिसे हम बोलते हैं बेस, बेस, ठीक है। और ये आपका बना रहा है NaCl जो कि खाने का नमक होता है, ये होता है लवण, और जल, जल मीन्स वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना सकता है। यहाँ एक आपको सूत्र भी दिया हुआ है जिसमें बोला गया कि HCl प्लस NaOH बनाता है NaCl जो कि लवण है, और ये है जल। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ये जो अभिक्रिया होगी वो आपकी कहलाएगी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। छठी अभिक्रिया है हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकरण, मतलब एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो जाए मीन्स ऑक्सीजन प्राप्त कर ले या फिर हाइड्रोजन खो दे, और दूसरे का अपचयन हो जाए मीन्स ऑक्सीजन खो दे या फिर हाइड्रोजन प्राप्त कर ले, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और अगर आसान भाषा में देखें तो अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें कि कहाँ होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर O का तो प्लस हो मीन्स O जुड़ जाए, हाँ, और हाइड्रोजन का क्या हो जाए, निकास हो जाए, माइनस हो जाए H, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन जो है वो माइनस हो जाए, हट जाए, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण। अच्छा, अपचयन की अगर बात करें, अपचयन कब होगा, तो अपचयन की अगर बात करेंगे तो अपचयन होगा कब, जब माइनस हो जाए ऑक्सीजन और प्लस होने लग जाए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्लस होने लग जाए और ऑक्सीजन जो है वो घटने लग जाए, तो वहाँ पर होगा अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको अभिक्रिया भी दी हुई है जिसमें देखिए यहाँ बोला है कॉपर ऑक्साइड, क्या बोला है, कॉपर ऑक्साइड CuO, और यहाँ बोला हाइड्रोजन गैस H2 बना रहे हैं Cu और H2O। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है CuO, Cu के साथ में O जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकास हो रहा है, इसलिए यहाँ हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ हो रहा है H का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, यहाँ हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आपने देखा कि Cu में O जुड़ा हुआ है लेकिन इधर उत्पाद की तरफ Cu में O नहीं है, इसका मतलब यह है कि Cu का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो उसका निकास हो गया। अगर ऑक्सीजन का निकास हुआ है तो हम कह सकते हैं कि Cu का कहीं ना कहीं अपचयन हुआ है। और अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर आके ऑक्सीजन जो वो एडअप हो गई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, मतलब प्लस हुआ है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक, अच्छा, एक यहाँ पे दो टर्म्स और आते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक
और अपचायक, अपचायक, ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग होगा ये, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ बोलेंगे रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ CuO है, ठीक है, CuO है। अब CuO में CuO का यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से O हट रहा है, O हट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपचयन Cu का हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि Cu जो है वो है क्या, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, क्योंकि Cu के कारण ही तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, Cu के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Cu जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक, ठीक है। और H हम कह सकते हैं कि H क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है अपचायक, जो कि उपभोग कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। यहाँ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन से जाके जुड़ा, तो हाइड्रोजन से जाके अगर जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन कहला रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। और यहीं पर जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। यहाँ Cu जो है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपचयन और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण और अपचायक के बीच में आपको अंतर जो है वो सीखने के लिए मिला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ यहाँ याद रखनी है। याद रखनी है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्व। क्या बोला है कि हमारे हमारे चारों ओर होने वाली सभी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। ये तो सही बात है कि हमारे जितने भी चारों ओर हमारे परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के कारण ही हो रहे हैं। अगर ऑक्सीकरण अगर अभिक्रियाएं नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो चारों ओर है वो परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, इनमें नए पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। बिल्कुल सही है कि दैनिक जितने भी नए पदार्थ बन रहे हैं वो अभिक्रियाओं के कारण ही बन रहे हैं। अगर अभिक्रिया नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं पदार्थ हमें नए प्राप्त नहीं होंगे। आगे है, औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होने वाले पदार्थों का निर्माण इन्हीं अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, चाहे ब्रेड खा रहे हैं आप, या फिर जैम खा रहे हैं, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ, अचार खा रहे हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न हो पा रहा है। याद रखने योग्य बातें हैं कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान समान होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अभिक्रिया जो है वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर कार्य करती है अभिक्रिया। क्या करती है, अभिक्रिया काम करती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होते हैं। रासायनिक समीकरण हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, अनबैलेंस नहीं हो सकते। और आगे है, रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा में परिवर्तन के साथ होती हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तित होती है और अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है, कम मात्रा में नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना है। भौतिक परिवर्तनों में तो ऊर्जा जो है वो अल्पतम मात्रा में परिवर्तित होती है, कम मात्रा में परिवर्तित होती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा में जो ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें मैं थ्योरी के रूप में आपको सारी चीज़ें जो है वो कराऊंगा अभिक्रियाओं के बारे में, और आप मुझे दीजिए विदा। और आगे जब भी मिलेंगे तो और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे। अगर आपके सामने कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।